हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं ज्ञानेंद्र सर आपके बीच आ चुका हूं आपका मैराथन क्लास लेकर के। और इस मैराथन क्लास का आपको बेसब्री से इंतजार था। कई सारे बच्चे हमें कमेंट कर रहे थे कि सर सोशल साइंस का मैराथन क्लास कब स्टार्ट होगा, जो कि काफ़ी लंबा क्लास होने वाला है। तो बच्चों, आज का क्लास करने के लिए आपको काफ़ी अच्छे तरीक़ा से रेडी होकर के रहना पड़ेगा। जी हाँ बच्चों, आज मैं आपके लिए 25 नहीं 50 नहीं बल्कि 100 प्रश्नों का एक सेट लेकर के आया हूं। और यह जो प्रश्न होगा सोशल साइंस पर आधारित होगा, यानी सोशल साइंस का आज हम लोग 100 प्रश्न को देखेंगे, है ना। और सोशल साइंस में हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और साथ ही साथ डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन, सारे सब्जेक्ट को केवल एक वीडियो में, सही सोच रहे हैं आप लोग, एक वीडियो में सोशल साइंस का संपूर्ण रिवीजन कराएंगे आपको, है ना। और यह वीडियो को आपको पूरा देखना है, क्योंकि एग्जाम हॉल में जब आप जाएंगे तो इससे आपको इतना प्रश्न देखने को मिलेगा ना। उम्मीद है कि आप इतना खुश हो जाएंगे इसको देख कर करके, और आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। तो चलिए, आज हम लोग आपके बीच लेकर आए हैं मैराथन क्लास। देखिए, मैराथन क्लास आज स्टार्ट करने वाले हैं। और यह 100 क्वेश्चन यानी टॉप 100 क्वेश्चन का एक समूह है, सेट है। और यहाँ लिखा हुआ है सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस, 20 मार्क्स पक्का कर लो, 20 मार्क्स पक्का कर लो। मैट्रिक परीक्षा 2024 बिहार बोर्ड के बच्चों, 20 मार्क्स पूरा अगर करना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, और है ना। यह 100 प्रश्नों का समूह होगा, तो बच्चों तैयार हो जाना है अच्छे से, वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि वही क्वेश्चन एग्जाम हॉल में हो और आपका फ्रेंड ये वाला वीडियो देख लिया हो और आपके बीच चर्चा का विषय बन जाएगा, अरे भाई क्या तुमने ज्ञानेंद्र सर का मैराथन क्लास नहीं दिखा था क्या। तब आपकी बात रहेगी, अरे यार मैंने तो मैराथन क्लास को छोड़ दिया, और उसी मैराथन क्लास से आपका क्वेश्चन आ गया। तो बच्चों, इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, मैराथन क्लास को पूरा देखना है। और लास्ट में जाने से पहले, वीडियो को ख़त्म करने से पहले 100 प्रश्न है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर मेरा इस 100 प्रश्न में कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। और चलिए हम लोग आज चलते हैं प्यारी सी स्माइल के साथ मैराथन क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आज का क्लास स्टार्ट होगा, आप लोग को पानी वगैरह सारा कुछ पीना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है आपका अपना कोचिंग सेंटर, जिसका नाम है माँ काली कोचिंग सेंटर पूर्णिया। इस चैनल के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। भविष्य में यदि अगर आपको इंटर वगैरह करना है, फिर उसके बाद आगे चल के आपको बीए वगैरह, ग्रेजुएशन वगैरह कोई भी चीज़ करना है, तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से इंफॉर्मेटिव वीडियो वगैरह लेकर के आऊँगा। तो बच्चों, भविष्य के लिए भी इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए, आज जैसा कि 100 प्रश्नों का समूह है, तो कुछ प्रश्न नीचे भी दिख रहा होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि थोड़ा वीडियो को लंबा ना करते हुए भी समय का मैनेजमेंट को देखते हुए प्रश्न को देखेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया, है ना। तो ऑब्जेक्टिव में यह क्वेश्चन आपको पूछेगा कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। फटाफट बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन ए में है मेजनी, बी में है हिटलर, सी में है बिस्मार्क और ऑप्शन डी में है नेपोलियन बोनापार्ट। बताइए क्या होगा इसका आंसर। जी हाँ, आप सही सोच रहे थे, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि बिस्मार्क हो जाएगा इसका राइट आंसर। कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो बिस्मार्क ने किया था, है ना। क्लास में पढ़ाया भी गया होगा आप सभी बच्चों को कि बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया था। चलिए ठीक है, इस चीज को हम लोग देख लिए। अब दूसरा प्रश्न आपके बीच में है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। यंग यूरोप यानी यंग माने युवा, तो यंग यूरोप का स्थापना किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मेजनी जो थे वह यंग यूरोप के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, है ना। यंग यूरोप, यंग इटली, कुछ भी रहे, इसका आंसर हो जाएगा मेजनी। यंग यूरोप, यंग इटली, मेजनी, ठीक है। चलिए
अब अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है कि टीपू सुल्तान, क्या गजब का क्वेश्चन है भाई, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर, शिमला, कश्मीर या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? जी हाँ, सही। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था, है ना। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो वह मैसूर का शासक था। यदि अगर याद नहीं है तो वीडियो को एक दो बार फिर से देख लेना है, मैराथन क्लास है बाबू, इससे क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा अवश्य, ठीक है। चलिए, 3 प्रश्न को हम लोग देख लिए फटाफट। देखिए कितना जल्दी हम लोग देख रहे हैं ना, समय भी बर्बाद नहीं हो रहा है और आपको याद भी होते जा रहा है, रिवीजन भी हो रहा है। अब अगला क्वेश्चन है कि चौथा प्रश्न है आपके बीच में, क्रीमिया किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण का कार्य पूरा हुआ? बताइए, ऐसा कौन सा युद्ध था जिसके बाद जर्मनी का एकीकरण का काम को पूरा हो गया? उस युद्ध के बाद पहला ऑप्शन में है क्रीमिया का युद्ध, बी में है सेडोवा का युद्ध, सी में है परसा डेनमार्क का युद्ध, ऑप्शन नंबर डी में है सेडान का युद्ध। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग भी सही ऑप्शन के साथ जा रहे थे। सेडान का लड़ाई हुआ था और सेडान की लड़ाई के बाद जर्मनी का एकीकरण का काम पूरा हो गया बच्चों, है ना। सेडान की लड़ाई याद है ना, सेडान की लड़ाई हुई थी और उसी के लड़ाई के बाद जर्मनी का एकीकरण का काम पूरा हो गया, ठीक है। चलिए, तो 4 प्रश्नों को हम लोग देख लिए। 5वां प्रश्न है आपके बीच में कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान दिया था? बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में है मेजनी, बी में है गैरीबाल्डी, सी में है काउंट कावोर, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। किसने इटली के एकीकरण में योगदान दिया था? तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी इन सब ने मिलकर के इटली का एकीकरण का काम को पूरा किया था। मेदिनी भी किए थे, गैरीबाल्डी, काउंट कावोर, इन तीनों ने मिलकर के इटली का एकीकरण का काम को पूरा किया था, है ना। कितना आसान आसान प्रश्न मिल रहा है हम लोगों को ना, है ना जी। और यही सब प्रश्न एग्जाम में रहेगा। बहुत बच्चों को लग रहा होगा सर कितना आसान प्रश्न लेके आ जाते हैं हम लोग के लिए, है ना। अरे भाई, आपकी तैयारी अच्छी हो चुकी है, इसीलिए तो आपको आसान लग रहा है ना। चलिए, 5 प्रश्न को हम लोग देख लिए। 6ठा प्रश्न है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? फटाफट बताइएगा आप लोग, वियना सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन ए में 1815, बी में 1848, सी में 1830, ऑप्शन डी है आपका 1849। आप लोग बताइएगा वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन कब हुआ था, है ना। फटाफट बताइए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 1815, ठीक है ना। इसको वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस भी कहा जाता है। तो वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815। कब हुआ था? 1815 में। चलिए, 6 प्रश्न को हम लोग देख लिए। अब आते हैं, जालवेरिन संबंधित थी। जालवेरिन क्या हो जाएगा? जालवेरिन संबंधित थी। जालवेरिन या जालवेरिन दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। तो जालवेरिन किस चीज से संबंधित था? क्या यह क्रांतिकारियों से था, या व्यापारियों से था, या विद्वानों से था, या पादरियों से था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर, सही बात है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। व्यापारियों का एक ग्रुप था जिसका नाम था जालवेराइन। जालवेराइन एक संस्था थी या व्यापारियों का एक ग्रुप था, बिजनेसमैन का एक ग्रुप था जिसका नाम था जालवेराइन, ठीक है ना। याद हो रहा होगा सबको, ठीक है। चलिए, 8वां प्रश्न आपके बीच में है, जेनेवा संधि कब हुआ था? फटाफट बताइएगा, जेनेवा संधि कब हुआ था, है ना। ऑप्शन ए में 1854, बी में 1852, सी में 1850, ऑप्शन नंबर डी में 1885। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सही बात है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1854। 1854 में हुआ था जेनेवा संधि। जेनेवा संधि कब हुआ था? 1854 में। याद हो रहा है ना सभी बच्चों को? भाई मैराथन क्लास है ना, 100 प्रश्न को देखना है, थोड़ा फास्ट नहीं देखोगे तो कैसे चलेगा काम, ठीक है। चलिए, 9 प्रश्न में हम लोग आते हैं। 9वां प्रश्न आपके बीच हाजिर हो चुका है। देखिए क्या प्यारा सा प्रश्न है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? फटाफट बताइएगा, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए में है केरेंस्की, बी में है ट्रोट्स्की, सी में है लेनिन, ऑप्शन डी में है स्टालिन। क्या हो जाएगा बताइए? रूस की बोल्शेविक क्रांति, तो भाई रूस की बोल्शेविक क्रांति का संबंध है लेनिन से। लेनिन ने रूस की बोल्शेविक क्रांति को करने का श्रेय लेनिन को जाता है, ठीक है ना। चलिए, 9वां प्रश्न हम लोग देख लिए। आज एकदम धुआं धुआं करके रख देना पूरा क्लास को, और भाई लाइक और शेयर करते हुए जाना है, ठीक है ना। चलिए, सोपानी कृषि। अब देखिए यहाँ पर आपका ज्योग्राफी से प्रश्न आ गया है ना, काफी मिक्स करके डाले हुए हैं। फिर ज्योग्राफी आएगा, फिर पॉलिटिकल आएगा, इकोनॉमिक्स आएगा, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट आएगा। मतलब सारा का सारा क्वेश्चन मिक्स करके डाला हुआ। इससे क्या होगा, बच्चा बोरिंग नहीं लगेगा। अब किसी को भाई फेवरेट सब्जेक्ट है ज्योग्राफी,
तो ज्योग्राफी अब आ गया, फिर हिस्ट्री आएगा, फिर से ज्योग्राफी लौट करके आएगा। तो हम ऐसा सेट बनाए हुए हैं ताकि बच्चों को मज़ा भी आए इसके क्लास में, ठीक है ना। चलिए, मज़ा आ रहा है सभी बच्चों को? तो मज़ा आ रहा है तो एक बार एकदम लाइक ठोक दीजिए। तो फटाफट आपके बीच में एक कमेंट बॉक्स दिख रहा होगा, फटाफट लाइक ठोक दीजिए। तो चलिए, अब आते हैं हम लोग, सोपानी कृषि किस राज्य में? आप लोग बताइएगा, सोपानी कृषि कहाँ पर होता है? बिहार के मैदानी क्षेत्र में, उत्तराखंड में, हरियाणा में या फिर पंजाब में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग फटाफट बताइए। इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। क्या हो जाएगा बच्चों? उत्तराखंड। सोपानी कृषि जब भी रहेगा सोपानी कृषि, इसका आंसर कर देना आपको उत्तराखंड। सोपानी कृषि कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था, ठीक है। चलिए, 11वां प्रश्न है, काली है ना, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिलवाले हैं। काली मृदा का दूसरा नाम क्या? बताइए, काली मिट्टी का दूसरा क्या नाम है ना? बलुई मिट्टी, रेगुर, साल, पर्वतीय। काली मिट्टी का दूसरा नाम हो जाएगा रेगुर मिट्टी, है ना। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? रेगुर मिट्टी। और अच्छा एक बात बताइए आप लोग, काली मिट्टी जो है, काली मिट्टी में कौन सी फसल होती है? काली, कौसे काली, कौसे कपास, है ना। कपास की खेती होती है काली मिट्टी में सबसे ज्यादा, है ना। चलिए, 11 प्रश्न को हम लोग देख लिए, है ना। 12वां प्रश्न है आपके बीच में कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, है ना। देश का जब बांध बन रहा था तो कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि भाई ये देश का बांध नहीं है, ये मंदिर है। क्योंकि बांध क्या होता है? लोगों को जीवन देता है ना, उससे लाइट वगैरह सब बनता है, वगैरह बिजली वगैरह सब बनता है ना। चलिए, तो महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी में है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी में है पंडित नेहरू। क्या हो जाएगा इसका आंसर? फटाफट आप लोग बताइए। तो चलिए, इसका आंसर सही जवाब है पंडित नेहरू ही होगा इसका, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह देश के बांधों को यह भारत का मंदिर है ना। चलिए, 12वां प्रश्न हम लोग को खत्म कर लिया। अब 13वां प्रश्न है, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी पर बहुत अधिक जल है, वृहद क्षेत्र में जल अधिक है, तो क्या कहा जाता है पृथ्वी को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए में है उजला ग्रह, बी में है नीला ग्रह, सी में है हरा, डी में है लाल। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर सही बात है, इसका आंसर यही हो जाएगा नीला ग्रह, ब्लू प्लैनेट। ब्लू प्लैनेट कहा जाता है कि पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, नीला ग्रह पृथ्वी। नीला ग्रह पृथ्वी, लाल ग्रह मंगल, लाल ग्रह मंगल। चलिए, 13 हो गया। अब 14वां में आते हैं, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा? ऐसा कौन सा रसायन है जिसका कि छिड़काव हम लोग कर देंगे तो मेढक का प्रजनन खत्म हो जाएगा, मेढक की संख्या जो होगी वो घटने लगेगी, है ना। तो क्या हो जाएगा? बेंजीन, यूरिया, एंड्रीन या फास्फोरस। इसका आंसर हो जाएगा 14वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, एंड्रीन। एंड्रीन क्या है? एक ऐसा रसायन है, यदि अगर आप इसका छिड़काव कर देते हैं तो मेढक का प्रजनन नष्ट हो जाएगा, है ना। चलिए, तो हम लोग कुल मिलाकर के 14 प्रश्न को देख लिए भैया। चलिए, अब आते हैं 15वां प्रश्न के बीच में। 15वां प्रश्न देखिए आपके बीच, क्या खूबसूरत सा प्रश्न लेकर के हम आए हुए हैं। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? आप लोग बताइए कि बिहार जो अपना बिहार है, इस बिहार में कितना परसेंट वन है, जंगल है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 7.1% या 17.1%, 5.5%, 10.5%। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर सही बात, इसका आंसर बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 7.1%, है ना। 7.1% हमारे बिहार में क्या है? वन है भाई, जंगल है ना। चलिए, 15 प्रश्न को हम लोग देख लिया। अब आते हैं हम लोग 16वां प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में वन का विस्तार सर्वाधिक है? अब बताइए, जंगल के बारे में तो जान गए, लेकिन अब क्वेश्चन है कि पूरे भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर कि वन ज्यादा है, परसेंटेज वन का ज्यादा है? ऑप्शन ए में है केरल, बी में है कर्नाटक, सी में है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी में है आपका उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी बीच, मध्य याद रख लीजिएगा आप लोग। मध्य में वन हो जाएगा, जंगल वन हो जाएगा मध्य प्रदेश। कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश। और सोयाबीन कहाँ होता है सबसे ज्यादा? मध्य प्रदेश में। सोया प्रदेश, मध्य प्रदेश हम लोग बोलते हैं ना, सोयाबीन सबसे अधिक यही होता है।
चलिए हम लोग आते हैं 17वां प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है टेक्सोल। टेक्सोल का उपयोग होता है किस चीज में? टेक्सोल का उपयोग किस चीज में होता है? आप लोग फटाफट बताइएगा। क्या मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में? टेक्सोल जो एक दवाई है या फिर टीबी के लिए क्या हो जाएगा? टेक्सोल का इस्तेमाल किस में हो जाएगा? टेक्सोल का इस्तेमाल हो जाएगा आपका कैंसर में। कैंसर अगर होगा तो वहाँ टेक्सोल का इस्तेमाल होगा, टेक्सोल दवाई का इस्तेमाल होगा, है ना। दवाई होता है, इससे दवाई वगैरह बनता है, ठीक है। कैंसर के इस्तेमाल में टेक्सोल का इस्तेमाल हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं 18वां प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न है आपके बीच में, इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है ना। पापा की पढ़ी सुने थे, पापा का मगरमच्छ भी हम लोग सुने हुए थे ना। चलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? मगरमच्छ, डॉल्फिन, व्हेल या फिर कछुआ? बताइए कौन है जो कि केवल भारत में पाया जाता है? बताइए क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉल्फिन, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डॉल्फिन, है ना। तो डॉल्फिन क्या होता है? केवल भारत में पाया जाता है। डॉल्फिन यानी मछली, डॉल्फिन मछली, ठीक है। चलिए 18 हो गया। 19 में आते हैं। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार बताइए। सबसे बढ़िया कोयला कौन सा हो जाएगा बच्चों? सबसे बढ़िया कोयला ऑप्शन नंबर ए में है एंथ्रासाइट, बी में है पीट, ऑप्शन नंबर सी में है लिग्नाइट, ऑप्शन नंबर डी में है बिटुमिनस। क्या हो जाएगा? सबसे बढ़िया कोयला कौन सा हो जाएगा? सबसे बढ़िया कोयला हो जाएगा एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट क्या है? सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला है। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट, मतलब जलने पर ज़्यादा धुआं नहीं करेगा, है ना। एंथ्रासाइट अच्छा कोयला होता है। चलिए ऐसे कोयला से हम बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पर ऐड किए हुए हैं। अब है उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए हो जाएगा लौह अयस्क, बी में हो जाएगा मैग्नीज, बी में क्या हो जाएगा? मैग्नीज, है ना। बी में क्या हो जाएगा? मैग्नीज। सी में हो जाएगा टीन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका तांबा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीज। मैग्नीज, है ना। मैग्नीज कहाँ होता है? उड़ीसा में बउआ। मैग्नीज कहाँ होता है? उड़ीसा। उड़ीसा मैग्नीज याद हो जाएगा ना, याद कर लेना है, नहीं याद होता याद कर लेंगे। उड़ीसा मैग्नीज, है ना। चलिए 21वां प्रश्न आपके बीच में आ चुका है। 21वां प्रश्न है धर्मनिरपेक्ष क्या होता है? 21वां प्रश्न आपका धर्मनिरपेक्ष क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ होता है? क्या धर्म से रहित धार्मिक श्रेष्ठता या सर्वधर्म समभाव? धर्मनिरपेक्ष, है ना। धर्मनिरपेक्ष जैसे हमारा भारत है तो भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ पे सभी धर्मों का समान सद्भाव इज्जत होता है, तो यह हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ हो जाएगा सर्वधर्म समभाव। यानी यहाँ पर आपका स्टार्ट हो चुका है पॉलिटिकल साइंस, है ना। पॉलिटिकल साइंस यहाँ से स्टार्ट हो गया। देख रहे हैं ना आप लोग, 10-10 का सेट बन रहा है, ठीक है। चलिए उम्मीद है आप लोग याद भी कर रहे होंगे, है ना। चलिए कि 22वां प्रश्न में हम लोग आते हैं। 22वां प्रश्न है आपके बीच में कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है ना। यह कथन किसने कहा था? किसने कहा था कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, बी में हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, सी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा, सही बात है, इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं कर सकते हैं हम लोग, धर्म को राजनीति से अलग नहीं कर सकते हैं। तो किन्होंने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। चलिए अब हम लोग आते हैं 23वां प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उस पुस्तक को किसने लिखा है? प्रोफेसर मार्शल, बी में है कौटिल्य, सी में है प्रोफेसर पिगू, अरे वाह, डी में है ऑप्शन नंबर वेद व्यास, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र के लेखक हो जाएंगे कौटिल्य। चलिए कौटिल्य का हम आपको 2-3 नाम और बताते हैं। कौटिल्य का नाम हो जाएगा चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, इसका 3 नाम हो जाएगा। उन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक को लिखा है। लेकिन हाँ, हम लोग जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उनके पिता कौन हो जाएंगे? एडम स्मिथ। क्या हो जाएंगे? एडम स्मिथ, इकोनॉमिक्स के पिताजी। चलिए अब हम लोग आते हैं 24वां प्रश्न में। 24वां प्रश्न है आपके बीच में कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता नहीं है, क्या होगा? हम लोग आपको सोचने के लिए भी टाइम दे रहे हैं। ऑप्शन ए है लिखित संविधान, बी में है शक्तियों का विभाजन या फिर इकहरी शासन व्यवस्था। इकहरी शासन व्यवस्था, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इकहरी शासन व्यवस्था। धर्म
संघ राज्य की विशेषता नहीं है ना, इकहरी शासन व्यवस्था। जहाँ पर संघ राज्य होगा यानी अपना जो देश है यह राज्यों का संघ होगा, जब राज्यों का संघ होगा तो वहाँ इकहरी शासन व्यवस्था यानी सिंगल शासन व्यवस्था नहीं होगा, है ना। यहाँ ऑप्शन कह रहा नहीं है। तो जहाँ संघ राज्य होगा यानी राज्य क्या हम लोग का यानी देश, राज्यों का समूह हो जाएगा, तो वहाँ सिंगल सरकार तो नहीं होगा। आज किसी सरकार है, फिर अगले दूसरे की सरकार बनेगी, कभी गठबंधन की सरकार बनेगी, तो वहाँ इकहरी शासन व्यवस्था नहीं होगी, है ना। चलिए अब उसी टाइप का क्वेश्चन है कि संघ राज्य का उदाहरण है, कौन सा ऐसा जगह है जो कि कौन सा ऐसा है जगह वहां पर संघ राज्य का उदाहरण हो जाएगा। अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अमेरिका। अमेरिका हो जाएगा, यह संघ राज्य का उदाहरण है। अमेरिका में भी देख लीजिए, कभी गोरे की सरकार बनती है, कभी काले की सरकार बनती है ना। चलिए यानी श्वेत और अश्वेत। अब हम लोग आते हैं 26वां प्रश्न में। 26वां प्रश्न आपके बीच में, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा में आप लोग फटाफट बताइएगा, लोकसभा में कितना सीट का निर्वाचन होता है? ऑप्शन ए में है 542, बी में है 544, सी में है 543, ऑप्शन नंबर डी में है 545। कितना हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर सही बात है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, 543। 543 सीट है लोकसभा में जिसका कि निर्वाचन होता है यानी चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है। अच्छा बताइए, लोकसभा का चुनाव जो होता है उससे क्या चीज़ बदलता है? यानी प्रधानमंत्री का चुनाव होगा तो वह लोकसभा चुनाव हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, विधानसभा का चुनाव हो जाएगा तो उससे आपका मुख्यमंत्री चेंज हो जाएगा, है ना। तो विधानसभा में मुख्यमंत्री हो जाएगा और लोकसभा में हो जाएगा कौन सी? प्रधानमंत्री चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं 27वां प्रश्न में। 27वां प्रश्न है आपके बीच में कि समवर्ती सूची में रखा गया है, समवर्ती सूची में किसे रखा गया है? राज्य को, केंद्र एवं राज्य को, केंद्र को, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्लास में पढ़ाया गया है। देखिए सूची होता है बाबू 3 ठो। कितना होता है? 3 ठो, है ना। पहला होता है आपका संघ सूची, दूसरा होता है राज्य सूची, तीसरा होता है समवर्ती सूची। यानी तीनों में से कहता है कि समवर्ती सूची में क्या होगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्र और राज्य दोनों। संघ सूची रहेगा तो उसमें केंद्र सरकार उस पर कानून बनाएगा, राज्य सूची रहेगा तो उस पर राज्य सरकार हस्तक्षेप करेगा, कानून वगैरह बनाएगा। और समवर्ती सूची रहेगा तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल करके बनाएगा, तो वह हो गया कौन सी? समवर्ती सूची। तो वही कह रहा है, केंद्र और राज्य दोनों मिल करके कोई भी नियम बनाएगा तो कौन सूची हो जाएगा? समवर्ती सूची, है ना, समवर्ती सूची। और संघ सूची रहता तो केंद्र सरकार मान देते, ठीक। अगर रहता राज्य सूची तो बस राज्य सरकार, है ना। चलिए 27 प्रश्न को हम लोग देख लिए। अब हम लोग आते हैं 28वां प्रश्न में। 28वां प्रश्न है आपके बीच में, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? पंचायती राज व्यवस्था, देखिए बिहार में पंचायती राज व्यवस्था को पूरे भारत में 3 स्तर में बांटा गया। कितने स्तर में? 3 स्तर में, ठीक है ना। तो उसी में कहता है पंचायती राज व्यवस्था, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है ना। तो दूसरा स्तर क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप लोग फटाफट बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत, जिला परिषद या फिर पंचायत समिति। इसका आंसर हो जाएगा पंचायत समिति, है ना। ग्राम पंचायत हो जाएगा पहला, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति दूसरा, जिला परिषद तीसरा। अगर यहाँ पर रहता कि तीसरा कौन सा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? जिला परिषद, है ना। पहला क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति, तीसरा जिला परिषद। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ दिया? दूसरा, तो दूसरा क्या हो जाएगा? पंचायत समिति, ठीक है। चलिए 29वां प्रश्न में हम लोग आते हैं। 29वां प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 72वां, 73वां, 74वां या फिर 75वां? क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या संविधान संशोधन हुआ था जिसके तहत पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में दर्जा मिल गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 73वां संविधान संशोधन, है ना। 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया, है ना। पहला राज्य कौन सा बना था भाई? राजस्थान। राजस्थान का बगदरी जिला में हुआ था पंचायती राज व्यवस्था का पहली बार गठन, ठीक है। चलिए अब 30वां प्रश्न में हम लोग आते हैं। 30वां प्रश्न है आपके बीच में, जनता दल यूनाइटेड। जनता दल यूनाइटेड का गठन कब हुआ था? जदयू, है ना, जदयू, है ना, जनता दल यूनाइटेड। जदयू का गठन कब हुआ था? 1992, 1999, 2000 या फिर 2004? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1999। यानी 1999 में जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन हुआ था, है ना। उम्मीद है आपको कि 100 प्रश्नों का ये जो सेट है वो आप अच्छे से याद करेंगे।
अब चलिए हम लोग आते हैं 31वां प्रश्न में। 31वां प्रश्न है कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है। किसने कहा था? किसने कहा था कि भाई गरीबी जो है यह कैंसर रोग की तरह है? फटाफट आप लोग दिमाग लगाइए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर आप लोग फटाफट सोच लिए। ऑप्शन नंबर ए में है अर्थशास्त्री कुजनेट, बी में है अर्थशास्त्री मेडिसन, और ऑप्शन नंबर सी में है प्रोफेसर लेविस, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? फटाफट बताइएगा आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा 31 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए, अर्थशास्त्री कुजनेट। अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था कि गरीबी क्या है? यह कैंसर रोग की तरह है ना। गरीबी के हम लोगों को मिटाना और पढ़ना है, और गरीबी को हम लोगों को मिटाना है। ठीक है, चलिए आज थोड़ा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि 100 प्रश्न है। 100 प्रश्न है तो समय भी कम रहता है ना। कहता है अगला कि भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ था? चलिए नीति आयोग से क्वेश्चन है, तब तक हम थोड़ा सा पानी उनी पी लेते हैं, है ना, थोड़ा सा गला उला भी बैठ जाता है ना। तो चलिए अब हम लोग आते हैं कि भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ था। आप लोग फटाफट बताइएगा नीति आयोग का गठन कब हुआ था। ऑप्शन ए में है 1950, बी में है 1948, सी में है 2015, और ऑप्शन नंबर डी में है 2016। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 2015। नीति आयोग, पिछला वीडियो में हम सोशल साइंस का वीडियो में बताए हुए थे कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था, 2015 में, और नीति आयोग का फुल फॉर्म भी बताए हुए थे कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एक क्वेश्चन है कि नीति आयोग का जो गठन हुआ है यह किसके स्थान पर हुआ है? तो बच्चों नीति आयोग का जो गठन हुआ है यह योजना आयोग के स्थान पर हुआ है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ है। ठीक है, चलिए याद हो रहा होगा आपको। चलिए हम लोग चलते हैं अब 33वां प्रश्न में। 33वां प्रश्न है आपके बीच में, क्या खूबसूरत सा प्रश्न है कि पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? ठीक है, पशुपालन एवं मत्स्य पालन प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? पशुपालन एवं मत्स्य, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र, है ना। पशुपालन एवं मत्स्य यह प्राथमिक क्षेत्र आएगा। देखिए प्राथमिक क्षेत्र क्या सब होता है, जैसे कृषि वगैरह, कृषि और पशुपालन रहेगा तो वह हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, और उसके बाद कोई उद्योग धंधा हो जाएगा तो वह हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र, और जैसे सेवा क्षेत्र हो जाएगा तो जो भी चीज़ हम लोग सेवा क्षेत्र में आते हैं, जैसे पढ़ाई वगैरह सब हो गया, टीचर्स वगैरह सब सेवा क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब 33 हो गया। हम लोग आते हैं 34वां प्रश्न में। कहता इनमें से कौन द्वितीयक क्रिया, लीजिए फिर से वही प्रश्न आ गया, द्वितीयक क्रिया कौन सा? द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप कौन हो जाएगा? दूसरा वाला। पहला कौन हो जाएगा? कृषि। अगर यहाँ पर आता कि पहला आर्थिक क्रिया कौन हो जाएगा? कृषि। अब क्वेश्चन बोल दिया कि दूसरा कौन हो जाएगा? दूसरा कौन हो जाएगा? बताइए आप लोग फटाफट। तो कृषि हो जाएगा, सेवा हो जाएगा, उद्योग। देखिए ये भी प्रश्न पूछ दिया है ना, हम पहले ये बता दिए थे। क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा उद्योग। दूसरा रहेगा तो उद्योग, पहला रहेगा तो बउआ कृषि, पहला रहेगा तो कृषि, दूसरा उद्योग, तीसरा रहेगा तो सेवा में टिक कर देना है। ठीक है, चलिए अब ऑप्शन है कि ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड क्या बाढ़ नियंत्रण, डेयरी विकास, बांध का रख रखाव, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए में है बाढ़ नियंत्रण, है ना। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध है डेयरी विकास से, है ना। ऑपरेशन फ्लड को इसलिए स्टार्ट किया गया था ताकि भारत में जो दूध की कमी है उस चीज को खत्म किया सके, है ना। तो डेयरी मना हो गया दूध का प्रोग्रामिंग, है ना। तो यानी दूध का उत्पादन को हम लोग बढ़ा सके, इसीलिए इसका नाम रख दिया ऑपरेशन फ्लड, है ना। बाढ़ ला देना दूध का। चलिए 36वां प्रश्न है अर्थशास्त्र के किस क्षेत्र में से हरित क्रांति संबंधित है? आप लोग फटाफट बताइएगा। हरित क्रांति, अच्छा इसका आंसर तो ऐसे भी हम लोग टिक कर सकते हैं। अब देखिए हरित क्रांति है तो हरित क्रांति का संबंध किससे होगा? कृषि से। क्या हो जाएगा? कृषि से, है ना। अब देखिए कृषि क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। तो इसका आंसर सिंपल हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में क्या हो जाएगा? कृषि हो जाएगा, है ना। तो कृषि क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र। और उद्योग धंधा हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। तो कृषि है यानी हरित क्रांति। हरित क्रांति क्या होता है? खेती। तो खेती क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र। सिंपल है। 36 प्रश्न को हम लोग देख लिए, है ना। चलिए अब 37वां प्रश्न में आते हैं कि आधुनिक युग में प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है? आप लोग फटाफट बताइएगा। मार्शल
कोमेरेन का या फिर ट्रिस्कॉट का या फिर फ्राउथर का? क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप लोग 37वां का आंसर फटाफट बताइएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, जी हाँ सही बात है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर यानी मार्शल का। मार्शल ने कहा था कि आधुनिक युग में प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही, अभी हम लोग जो तरक्की कर रहे हैं उसका पूरा श्रेय मुद्रा को ही जाता है, यानी मुद्रा में ना पैसा, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा मार्शल। क्या हो जाएगा? मार्शल, है ना। चलिए अब हम लोग आते हैं 38वां प्रश्न में। 38वां प्रश्न है कि गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दिया था? गरीबी के कुचक्र की धारणा। बच्चों मैं आपको बता दूं कि यह सारा का सारा प्रश्न बच्चों पूछा हुआ एग्जाम में है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो काफ़ी मेहनत के द्वारा इस सारा प्रश्न को संग्रह किया गया। आपको कुछ नहीं करना है, केवल वीडियो को देख लेना। ऐसे घर में बैठ के पढ़ते ही होंगे, बैठ करके ऑब्जेक्टिव रिविजन करते होंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्टिव मैंने लगा दिया और पूरा वीडियो को मैं देख लेता हूँ। क्या हो जाएगा ज़्यादा ज़्यादा भाई? थोड़ा सा नेट खर्चा हो जाएगा, रील्स नहीं देख पाएंगे, यही सब होगा। और इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता है ना। तो वीडियो को पूरा देख लेना है। हो सकता है एग्जाम में मेरा बात पढ़ाया हुआ एग्जाम में आ जाए और आप लोग एग्जाम में टिक करके चले आएंगे। चलिए, तो गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दिया? अर्थशास्त्री किन्स, अर्थशास्त्री मेडिसन या रेगनर नर्क्स या फिर इनमें से कोई नहीं? फटाफट बताइएगा आप लोग। 38वां का क्या आंसर हो जाएगा? 38वां का आंसर हो जाएगा रेगनर नर्क्स, है ना। इन्होंने क्या किया था? गरीबी के कुचक्र की धारणा दी थी, है ना। याद कर लीजिए क्योंकि यह भी क्वेश्चन प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए 38 प्रश्न को हम लोग देख लिए बाबू। आज 100 गो ऑब्जेक्टिव है तो पूरा क्लास को धुआं करके रख देना है ना। चलिए, कहता है कि भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की शुरुआत कब हुई थी? 1949, 1956 या फिर सी में है 1990 या फिर डी में है 1999? औद्योगिक नीति कब हुआ था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए आप लोग। 39वां का आंसर क्या हो जाएगा? 39वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1949। 47 में आज़ादी हुआ, 1949 में औद्योगिक नीति स्टार्ट हुआ कि भारत में किस प्रकार से उद्योग धंधा को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, चलिए 40वां प्रश्न आपके बीच में आ गया। गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? कितना कैलोरी का निर्धारण किया गया है? यदि इतना कैलोरी से कम यदि अगर किसी को मिलेगा तो वह गरीबी के क्षेत्र में आ जाएगा, है ना। ऑप्शन ए में है 2100 कैलोरी, बी में है 2200, सी में है 2400, डी में है 2600। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 40 का आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी 2400 कैलोरी। 2400 कैलोरी अगर किसी को मिलता है तो उससे यदि अगर कम मिलता है, कहता है न्यूनतम 2400 से यदि अगर कम मिलेगा तो वह गरीबी क्षेत्र में आ जाएगा कैलोरी, है ना। इतना भोजन कम से कम हम लोगों को मिलना चाहिए, नहीं तो गरीब हो जाएंगे भाई। चलिए अब आते हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? 1868, बी में 1968। अच्छा, ऑप्शन देखिए कितना खतरनाक दिया हुआ, 1868। यदि अगर आप एग्जाम में खाली 68 याद करके जाइएगा तो फंस जाइएगा। ऑप्शन नंबर देखिए कितना खतरनाक दिया, 1868, बी में 1968, सी में 1878, ऑप्शन नंबर डी में 1998। फटाफट बताइएगा। दादा भाई नौरोजी, दादाजी ने कब बताया था कि गरीबी का अनुमान लगाया था, है ना? 1868 में दादाजी ने भारत का जो राष्ट्रीय आय है उनका अनुमान लगाया था। ठीक है, चलिए हो गया। उम्मीद है याद हो रहा होगा आपको, है ना। अब अगला है कि इराक की मुद्रा क्या है? इराक की मुद्रा क्या है? रियाल, दिनार, टाका या फिर इनमें से कोई नहीं? 42 का आंसर क्या हो जाएगा? 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इराक जो है, इराक एक देश है, इसका मुद्रा है दिनार। अच्छा, एक क्वेश्चन है, सऊदी अरब का मुद्रा क्या हो जाएगा? सऊदी अरब की राजधानी रियाद और वहाँ का मुद्रा क्या हो जाएगा? रियाल। सऊदी अरब, रियाद, रियाल। ठीक है, सऊदी अरब रहता तो रियाल में टिक कर देते। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी है, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। कहाँ है? ढाका। वहाँ की मुद्रा है टका। ठीक है, बांग्लादेश ढाका टका, है ना। कई बार बोलिएगा बांग्लादेश ढाका टका, है ना। चलिए अब है अगला, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? कब किया गया व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण? आप लोग फटाफट बताइएगा। 1966, 1980, 1969, है ना, या फिर 1975? क्या हो जाएगा? 1969 में जितने भी व्यावसायिक बैंक हैं उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, मिला दिया गया 1969 में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। खास करके ईस्वी वाला चीज को तो बार बार देखना, एग्जाम में पूछता है भाई, देख लो।
अब 41वां प्रश्न में आते हैं। 41वां प्रश्न है कि ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था? कौन हो जाएंगे ग्रामीण बैंक के संस्थापक? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, अमर्त्य सेन, बिमल जालान, सी रंगराजन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? किन्होंने ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी? ग्रामीण बैंक है ना, गांव के लोगों के लिए ग्रामीण बैंक का स्थापना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस साहब ने ग्रामीण बैंकों की स्थापना की थी। चलिए, बहुत सब बार बच्चे सोच रहे होंगे सर कितना प्रश्न लेके आ गए हैं, क्या सर 100 प्रश्न लेके आ गए हैं, 50 तो ठीक था सर, 50 तो पढ़ के भाग जाते थे, है ना बउआ, है ना, मेहनत करने से ही एग्जाम में रिजल्ट अच्छा होगा, है ना। चलिए, कहता है कृषि और ग्रामीण विकास के लिए पुनर्जीवित करने वाली शीर्ष संस्था कौन सा है? कौन सा ऐसा शीर्ष संस्था है जो कि कृषि और ग्रामीण विकास के लिए पुनर्जीवित करने वाली शीर्ष संस्था ऊपर स्थान पे आता है? ऑप्शन ए में है भूमि विकास बैंक, बी में है नाबार्ड, सी में है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और ऑप्शन नंबर डी में है व्यावसायिक बैंक। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा नाबार्ड, है ना। नाबार्ड महात्मा गांधी संबंधित है, नाबार्ड। तो यह क्या करता है? हम लोगों को कृषि और ग्रामीण के विकास को पुनर्जीवित किया, नाबार्ड। चलिए, 45 हम लोग देख लिए। 46वां प्रश्न है कि सिलिकॉन शहर, देखिए फटाफट बताइएगा आप लोग को, सिलिकॉन शहर किसे कहा जाता है? सोचिए फटाफट, सिलिकॉन शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में है हैदराबाद, बी में है बेंगलुरु, सी में है पूना, ऑप्शन नंबर डी में है अहमदाबाद। यानी सिलिकॉन शहर कहा जाता है कि सिलिकॉन शहर, फटाफट बताइएगा, अहमदाबाद, बेंगलुरु, है ना। 46 का आंसर क्या हो जाएगा? 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, बेंगलुरु। अच्छा, चलिए, पहले इसका नाम बेंगलोर था, है ना, अब इसका नाम हो गया बेंगलुरु। बताइए, पहले नाम था इसका क्या? बेंगलोर, और इसका नाम अब क्या हो गया? बेंगलुरु। आप लोग बताइएगा आपको कौन सा नाम अच्छा लगा, बेंगलोर या बेंगलुरु, है ना। नाम देखिए बेंगलुरु इसका चेंज कर दिया है, ठीक है। चलिए, आते हैं हम लोग 47वां प्रश्न में। 47वां प्रश्न आपके बीच में कतई जहर क्वेश्चन है कि कौन सा बीमारू राज्य नहीं है? इनमें से कौन सा बीमारू राज्य नहीं है? बीमारू, है ना, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो कर्नाटक हो जाएगा बीमारू राज्य नहीं है। बिहार है, इसमें देख लीजिएगा, बिहार है ये है, उड़ीसा है ये है ना, मध्य प्रदेश है ये है ना। तो यह सब हो जाएगा बीमारू राज्य, लेकिन कर्नाटक बीमारू राज्य बच्चों नहीं है। क्लास में थ्योरी पढ़ाया भी गया होगा, है ना। चलिए, अब आते हैं हम लोग 48वां प्रश्न में। 48वां प्रश्न है कि WTO का विस्तार रूप क्या होगा? WTO, है ना, WTO का विस्तार रूप क्या होगा? वुमेन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टूर ऑर्गेनाइजेशन, वीक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा? WTO, W से क्या हो जाएगा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, W से हो जाएगा वर्ल्ड, T मना हो जाएगा ट्रेड, O मना हो जाएगा बुआ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, हम लोग आते हैं 49वां प्रश्न में। चलिए, 49वां प्रश्न है वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? फटाफट बताइएगा, वैश्वीकरण के कितने अंग बन जाएंगे? 49वां प्रश्न आप लोग सोच के फटाफट बताइए। ऑप्शन ए में है A 1 2 3 4। अच्छा, सिंपल दिया हुआ है, वैश्वीकरण का अंग हो जाएंगे 4, है ना। वैश्वीकरण के कितने अंग हो जाएंगे? तो बच्चों 4 अंग हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आते हैं 50वां प्रश्न में। 50वां प्रश्न है कि हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगों के रूप में उपयोग किया जा सकता है ना। कौन सा ऐसा वस्तु है जिसको खरीदने के लिए हम लोगों को हॉलमार्क देख करके वस्तु को लेना चाहिए? आप लोग फटाफट बताइए। कृषि उत्पाद, सोने का आभूषण, इलेक्ट्रिकल सामान या लोहे का सामान? कौन सा ऐसा चीज आप लोग खरीदेंगे जिसमें कि आप लोग हॉलमार्क को देखेंगे? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सोने का सामान। यानी आप लोग सोने का सामान, सोने का सामान मतलब कौन चीज? सोने का सामान तकिया उकिया देख के लेंगे ना, गला में जो पहनते हैं वो सब हुआ सोना, है ना। तो सोने का सामान हम लोग लेंगे तो हॉलमार्क को देख करके तब खरीदेंगे, ठीक है। चलिए, याद हो रहा होगा आपको। अब हम लोग आते हैं 51वां प्रश्न में। चलिए, आ गया हम लोगों को डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, है ना। बहुत मजा आएगा इसमें, है ना, आपदा प्रबंधन। और लास्ट में भी आपदा प्रबंधन का हम लोग क्वेश्चन डाले हुए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? अब सोचने वाली बात है भाई, कौन सा प्राकृतिक आपदा होता है, कौन सा मानव जनित आपदा होता है? तो पहले आपको बता दें कि आपदा जो अचानक हमारी ज़िंदगी में कोई घटना घट जाए, उससे हम लोगों को नुकसान लग जाए, उसे हम लोग बोलते हैं आपदा। अब है प्राकृतिक, क्या होता है आपदा? तो भाई जो ईश्वर के द्वारा कुछ घटित होता है जिस पर हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हमारी कोई गलती नहीं है, वो हो गया प्राकृतिक आपदा। मानव जनित आपदा क्या हो जाएगा? जिससे मानव की गलतियां होती है, वह हो जाएगा मानव जनित आपदा।
क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो प्राकृतिक आपदा सुनामी, सुनामी में हम लोग कोई गलती नहीं है, बाढ़ में भी कोई गलती नहीं है। आतंकवाद, कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ, अभी तक में हमको लगता है कि 10 से 15 बार यही क्वेश्चन पूछ चुका है, कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है। आतंकवाद तो हम ही लोग ना बढ़ावा देते हैं, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो आतंकवादी न बनेंगे। चलिए 51 देख लिया। अब आते हैं 52वां प्रश्न में, आप लोग फटाफट दिमाग लगाइएगा। 52वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सा क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? चलिए, लैंडस्लाइड्स होता है भूस्खलन। भूस्खलन को देहात का लोग बोल देगा भाई धसना मार दिया। क्या मार दिया? धसना। कहाँ जाइएगा जहाँ की धसना मार देगा, भूस्खलन हो जाएगा। कश्मीर और उत्तराखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कश्मीर आप लोग को नहीं जाना है काफ़ी बारिश उरिश के समय में, क्योंकि कश्मीर उत्तराखंड का जो क्षेत्र आता है वहाँ पर क्या होता है कि भूस्खलन हो जाता है, मट्टी खिसक जाता है ना, तो वहाँ बारिश के समय में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, 52 प्रश्न को हम लोग देख लिया। अब 53वां प्रश्न है आपके बीच में, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश कौन सा है? ऐसा कौन सा देश है जहाँ सबसे अधिक बाढ़ होता है ना? फटाफट आप लोग दिमाग लगाए, काफ़ी आसान प्रश्न है। तब तक हम थोड़ा पानी वानी भी पी लेते हैं, आप लोग को तो देखते देखते हालत ख़राब हो गया होगा। चलिए आप लोग फटाफट बताइए कि बाढ़ प्रभावित देश कौन सा? ऑप्शन ए में है पाकिस्तान, बी में है ईरान, सी में है बांग्लादेश, ऑप्शन डी में है भूटान। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, है ना। बांग्लादेश सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है, क्योंकि गंगा यमुना सारी नदियां जो है वह बांग्लादेश में ही जाती है ना, तो यह हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं 54वां प्रश्न में। 54वां प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, सामान्य आपदा या फिर इनमें से कोई नहीं? अच्छा, भोपाल गैस त्रासदी के बारे में पढ़ाया गया था कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस का विघटन हुआ था, कौन सी ऐसी गैस थी जिससे कि भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। आप लोग फटाफट क्या कीजिएगा कि कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था। और यह क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। यदि अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, उसमें आपको बता दिए हैं कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस का विघटन हुआ था। तो आप लोग बताइएगा तो वह कैसा आपदा था? प्राकृतिक आपदा था, मानव जनित आपदा था, सामान्य आपदा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 54 का आंसर हो जाएगा मानव जनित आपदा, क्योंकि भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी वह हम लोगों की गलती से हुई थी, इसलिए हो जाएगा इसका मानव बला आपदा। क्या हो जाएगा? मानव बला आपदा। चलिए 54 को हम लोग देख लिए। 55वां प्रश्न है आपके बीच में, निम्नलिखित में से भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन सा है? कौन सा ऐसा यंत्र है जिससे कि हम लोग भूकंप को नाप लेते हैं ना? तो ऑप्शन ए में है बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ, एनीमीटर, थर्मामीटर। किससे नापिएगा भूकंप को? थर्मामीटर से नापिएगा ना, क्या एनीमीटर से नहीं, सिस्मोग्राफ से। सिस्मोग्राफ आगे यदि आपके पास रहेगा तो आप उससे भूकंप का तरंग को माप सकते हैं सिस्मोग्राफ से। किससे नापिएगा? सिस्मोग्राफ से। ठीक है, चलिए अब आते हैं 56वां प्रश्न में। 56 प्रश्न है, 56वां है कि सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम बना होता है, हम लोग बनाए उस पर जलाशय, है ना? सरदार सरोवर, पंत सागर, गोविंद सागर या फिर नागार्जुन सागर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा गोविंद सागर। गोविंद सागर जो जलाशय है वह किस नदी पर बनाया गया है बच्चों? तो सतलज नदी पर बनाया गया है। गोविंद सागर जलाशय सतलज नदी पर बनाया गया है। ठीक है, चलिए 56 हो गया। अब हम लोग आते हैं 57 प्रश्न में। 57वां प्रश्न आपके बीच में, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? कौन सा ऐसा तरंग है? PSL। तीनों में से कौन सा ऐसा तरंग है जो कि सतह पर पहले पहुंचता है? बताइए, PSL और ऑप्शन नंबर डी में है T। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, P मतलब पहले पहुंचेगा, पहले पहुंचेगा पी तरंग, पी मतलब पहले पहुंचेगा। ठीक है, याद रहेगा, पी पहले पहुंचेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं 58वां प्रश्न में। 58वां प्रश्न है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? अब मलबा के नीचे कोई दब गया है भाई, तो कैसे उसका पता लगाएंगे कि भूकंप के बाद उसके नीचे में कोई दबा हुआ है? तो क्या आंसर हो जाएगा? दूरबीन, इंफ्रारेड कैमरा, हेलीकॉप्टर, टेलीस्कोप। अब एक बताइए, हेलीकॉप्टर से देखिएगा तो उसके नीचे में कौन दब गया कैसे पता लगाइएगा? टेलीस्कोप से भी दूरबीन वगैरह लगा के नहीं देख सकते हैं, दूरबीन वगैरह से नहीं हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा इंफ्रारेड कैमरा, है ना? इंफ्रारेड कैमरा की सहायता से हम लोग
कि मलबे के नीचे में जो दब गया लोग है उसको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए 58 गो हम लोग देख लिए। अब आते हैं 59वां प्रश्न में। कहता सबसे खतरनाक तरंग कौन सा है? PSL। अच्छा, P दोबारा आ गया है ना जी, P दोबारा आ गया। क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। क्या हो जाएगा? C, L तरंग। सबसे खतरनाक कौन हो जाएगा? L तरंग। सबसे पहले कौन पहुंचेगा? P तरंग। L तरंग सबसे खतरनाक। L तरंग का खोज किसने किया था? यदि कोई बच्चे जवाब दे देते हैं तो उनका नाम स्पेशली अगले कमेंट बॉक्स में पढ़ा जाएगा। L तरंग का खोज किसने किया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना है आपको कि L तरंग का खोज कौन किया था। क्लास में भी पढ़ाया जा चुका, आप लोग बुक्स वगैरह में भी पढ़े होंगे कि L तरंग का खोज किसने किया था। चलिए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, अवश्य याद रहना चाहिए। अब है किस देश को भूकंपों और ज्वालामुखियों का देश कहा जा सकता है? कौन सा ऐसा देश है जो कि भूकंपों का देश है, ज्वालामुखी का देश है? कभी जाइएगा यहाँ क्या कि वहाँ भूकंप का दर्शन हो जाएगा, ज्वालामुखी का दर्शन हो जाएगा आपको। जापान, चीन, भारत, बांग्लादेश। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापान। जाके पान खा लेकिन भूकंप का दर्शन करके जापान नहीं जाना है ना, जापान जाएंगे वहां आपको भूकंप का दर्शन हो जाएगा, ज्वालामुखी का दर्शन हो जाएगा जापान में। ठीक है, ऐसे जा सकते हैं, जिसका मन है जाओ भाई। चलिए 61वां प्रश्न में हम लोग आते हैं। 61वां प्रश्न क्या हो जाएगा? जालियांवाला बाग हत्याकांड। क्या बात है, जालियांवाला बाग हत्याकांड, इसके बारे में अच्छे से सभी को मालूम होगा। तो कहता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? कौन सी ऐसी समिति थी जिसका गठन जालियांवाला बाग हत्याकांड की जाँच करने के लिए किया गया था? ऑप्शन ए में है हंटर, बी में है डायर समिति, सी में है मोंटेस्क्यू समिति और ऑप्शन नंबर डी में है चेम्सफोर्ड समिति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? हंटर समिति। हंटर समिति का गठन किया गया था जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। ठीक है, चलिए 61। अब हम लोग आते हैं 62वां प्रश्न में। 62वां प्रश्न है आपके बीच में, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था? 1921 में, बी में है 1928 में, सी में है 1929 में, ऑप्शन नंबर डी में है 1936 में। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा गठन कब किया गया था? 1936 में। चलिए अब हम लोग आते हैं 63वां प्रश्न में। 63वां प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया गया? चौरी चौरा घटना, आप लोग फटाफट बताइएगा, चौरी चौरा घटना कब हुआ था? तो चौरी चौरा घटना हुआ था 5 फरवरी 1922 को। 1922 को चौरी चौरा नामक स्टेशन पर थाना में आग लगा दिया गया था, है ना। तो चौरी चौरा घटना हुआ था। उस घटना के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया गया? क्या खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी, यानी कि असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने बंद कर दिया गया था जब चौरी चौरा घटना हुई थी तब। चलिए अब हम लोग आते हैं, अब चलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित प्रश्न आ गया 64वां प्रश्न। आप लोग फटाफट तब तक सोचिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ पर है? कहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था? ठीक है ना, फटाफट सोचिए। चलिए, क्या मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार में। और ये भारत के फर्स्ट राष्ट्रपति थे, है ना। पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कि जिनका जन्म हुआ था कहाँ पर? बिहार में। ये अपने बिहारी थे। एक बिहारी 100 पे भारी नहीं भाई, एक बिहारी 100 पे भारी नहीं, एक बिहारी सब पे भारी। चलिए 64 हो गया। हम लोग आते हैं 65वां प्रश्न में। 65वां प्रश्न है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? कब हुआ था बंगाल विभाजन? ऑप्शन ए में है 1905, बी में है 1915, सी में है 1919, ऑप्शन नंबर डी में है 1909। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। याद रख लेना, यह सब भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है।
चलिए हम लोग आते हैं 66वां प्रश्न में आ गए हैं ना। 66वां प्रश्न है कि लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था। लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था। मेजनी, खान अब्दुल गफ्फार खान, सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी में है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किया था। लाल कुर्ती, खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए 66 प्रश्न को हम लोग देख लिया। अब हम लोग आते हैं 67वां प्रश्न में। 67वां प्रश्न है आपके बीच में कि किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया गया था। आप लोग फटाफट बताइएगा। ऑप्शन ए में है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, बी में है भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी में है रॉलेट एक्ट, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऐसा एक्ट था जिसके विरोध में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के विरोध में ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, है ना। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, यदि अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। पहले भी बताया जा चुका है ना। चलिए 66 हो गया। 67वां, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में गए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, या फिर इनमें से सभी। किस गोलमेज सम्मेलन में। अच्छा एक क्वेश्चन है, आप लोग बताइए कि गोलमेज सम्मेलन कहाँ होता था। तो गोलमेज सम्मेलन होता था लंदन में। कहाँ होता था, लंदन में। और इस लंदन में कौन सा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए थे। तो गांधी जी गए थे बाबू द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो कि लंदन में हुआ था। दूसरा वाला गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी वहां पर गए थे। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए 69वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी। ऑप्शन ए में है 1923 में मोतीलाल नेहरू, बी में है 1925 के बी हेडगेवार, है ना, गवार हम लोग पढ़ रहे हैं भाई। ऑप्शन नंबर सी में 1926 से चित्तरंजन दास, ऑप्शन डी में 1923 में लालचंद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के बी हेडगवार, है ना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी के बी हेडगेवार यानी हेडगवार। चलिए जाने दीजिए, गवाड़े उसको पढ़ेंगे। अब हम लोग आते हैं 70वां प्रश्न में। 70वां प्रश्न है कि किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। पत्र नहीं, पत्रिका कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हरिजन, भारत मित्र, अमृत बाजार पत्रिका, हिंदुस्तान रिव्यू। देखिए अंग्रेज क्या किए थे, हम लोगों के लिए यानी हिंदुस्तान में जितने भी समाचार पत्र थे उन पर इलीगल रूप से एक एक्ट लाया था जिसका नाम था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ताकि हिंदुस्तान में जितने भी पेपर्स वगैरह छपेंगे उसमें आप आपत्तिजनक बात यानी अंग्रेज के खिलाफ नहीं लिख सकते हैं। तो एक पत्रिका था जो कि क्या किया था, अपना भाषा को ही सब चीज़ को चेंज कर दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका जिन्होंने क्या किया था, रातों रात अपनी भाषा को बदल ली थी, है ना भाई, डर गया था। चलिए अब आते हैं 71वां प्रश्न में। 71वां प्रश्न है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर। आप लोग फटाफट बताइए। कृष्णा नदी, बी में है कावेरी नदी, सी में है नर्मदा नदी, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृष्णा नदी। याद रख लीजिएगा, नाग है ना, तो नाग पे कौन हो जाएंगे, कृष्ण भगवान। क्या हो जाएंगे, कृष्ण भगवान हो जाएंगे नाग पर, है ना। अरे भाई ये क्या बन गया। चलिए नाग पर हो जाएंगे कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान देख करके हमको जो है सराफ नहीं दे दे। नाग बनाने की कोशिश कर रहे थे और कृष्ण भगवान बनाने की कोशिश कर रहे थे, नहीं बनेगा हमसे। नागार्जुन सागर परियोजना हो जाएगा कृष्णा नदी पर, ठीक है। चलिए 71वां हो गया। 72वां में आते हैं। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। पेरियार, है ना, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल या फिर उड़ीसा। फटाफट आप लोग बताइए 72 का आंसर क्या हो जाएगा। 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, सी केरल, है ना। यार तेरा यार काला है तो क्या हुआ, तेरा यार दिलवाला, है ना। केरल से याद रख लीजिएगा, तेरा यार काला है ना, केरल। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, केरल में है। कहाँ पर है, केरल में। पेरियार केरल में है, ठीक है। चलिए याद भी करते जाना साथ साथ।
अब 73वां प्रश्न है कि भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है। आप बताइए, कोयला हम आपको बताइए थे इससे पहले वाला वीडियो में कि सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट। अब क्वेश्चन है कि इस कोयला में ऐसा कौन सा कोयला है जो कि इंडिया में मिलता है। ऑप्शन ए में है एंथ्रासाइट, बी में हो जाएगा बिटुमिनस, सी में है लिग्नाइट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पिट। क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिटुमिनस। बिटुमिनस कोयला जो होता है वह आपको मिलता है भारत में। कहाँ मिलता है? भारत में। यानी याद रखिएगा बिट्टू, बिट्टू नाम का आदमी भारत में होता है, बिटुमिनस भारत। ठीक है, चलिए कोई ट्रिक सोच रहे थे। अरेबिका, अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? चाय, कहवा, गन्ना, तंबाकू। कौन सा ऐसा फसल है जिसका कि अरेबिका उसका उत्तम किस्म है? कहवा, कहवा, कहवा का हो जाएगा अरेबिका। अरेबिका किस फसल का उत्तम किस्म है? तो कहवा इसका आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अब हम लोग आते हैं 75वां प्रश्न में। 75वां प्रश्न है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जिम कॉर्बेट, जिम जाना है, कहाँ जाना है? जिम उत्तराखंड। कहाँ जाना है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में ही है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नाम का उत्तराखंड में। कहाँ पर हो जाएगा बच्चों? उत्तराखंड में हो जाएगा जिम कॉर्बेट। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं 76वां प्रश्न में। 76वां प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी है? ऐसी कौन सी लोहे की कंपनी है जिसका की स्थापना भारत में पहली बार हुआ था? ऑप्शन ए में है भारतीय लौह और इस्पात कंपनी, बी में है टाटा लोहा इस्पात कंपनी, सी में है बोकारो स्टील कंपनी, सी में है विश्वेश्वरैया लोहा और इस्पात कंपनी। तो इसका आंसर हो जाएगा टाटा आयरन एंड टाटा लोहा इस्पात कंपनी, है ना। टाटा का लोहा भारत में पहली बार, पहला लोहा टाटा का लोहा, पहला लोहा टाटा का लोहा। चलिए 77वां प्रश्न में आते हैं। उत्तर रेलवे का मुख्यालय, आप लोग फटाफट बताइएगा। उत्तर रेलवे का मुख्यालय, हेडक्वार्टर पूछता है। 2-3 हेडक्वार्टर है जो कि पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है कोलकाता, बी में है गोरखपुर और सी में है हाजीपुर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नई दिल्ली। आप लोग फटाफट बताइएगा 77 का आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग फटाफट बताइए 77 का आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा बच्चों? डी, है ना, नई दिल्ली। नई दिल्ली हो जाएगा उत्तर रेलवे का मुख्यालय। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा बच्चों? तो नई दिल्ली हो जाएगा उत्तर रेलवे का मुख्यालय, है ना। ऐसे हेडक्वार्टर 1-2 हेडक्वार्टर पूछेगा मुख्यालय। आप लोग याद रख लीजिएगा, उत्तर में है नई दिल्ली तो नई दिल्ली उत्तर रेलवे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं पटना हवाई अड्डे। क्या बात है, देखिए क्या प्यारा सा प्रश्न है कि पटना आप लोग गए हैं तो वहाँ हवाई अड्डा गए हैं? तो कहता है कि पटना हवाई अड्डे का क्या नाम है? जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पटना हवाई अड्डा, राजेंद्र प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बिहार हवाई अड्डा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जयप्रकाश नारायण जेपी चचा, है ना। अच्छा, संपूर्ण क्रांति कौन दिए थे? जेपी चचा ही ना दिए थे, है ना। चलिए ये भी याद रखना है। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में है? किस जिला में है ककोलत जलप्रपात? आप लोग फटाफट बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। पटना, नवादा, मुंगेर, नालंदा, है ना। ककोलत जलप्रपात कहाँ हो जाएगा? ककोलत जलप्रपात, है ना। इसका आंसर हो जाएगा नवादा। नवादा आप लोग कभी जाइएगा तो वहां पर आपको वाटरफॉल मिल जाएगा, जलप्रपात ककोलत। ककोलत जलप्रपात कहाँ है बच्चों? तो नवादा में है। अब आते हैं हम लोग 80 में। चलिए फिर मुख्यालय हम लोग डाल दिए हुए हैं। कहता है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? दोनों मुख्यालय पूछता है, कभी ये पूछ देगा कभी वो पूछ देगा। पटना में, बी में है हाजीपुर में, सी में है मुजफ्फरपुर में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा समस्तीपुर में। आप लोग फटाफट बताइएगा 80 का आंसर क्या हो जाएगा। 80 का आंसर हो जाएगा हाजीपुर, है ना। हाजीपुर हो जाएगा पूर्व मध्य रेलवे का। मध्य रहेगा, पूर्व रहेगा तो हाजीपुर टिक कर देना है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर। अच्छा, उत्तर रेलवे का मुख्यालय अभी तुरंत ना बताए, नई दिल्ली, है ना, दिल्ली बताए थे। चलिए अब 81वां प्रश्न है। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था? ताड़ी विरोधी आंदोलन। ताड़ी नहीं पीना है भाई। बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? ताड़ी का आंसर। बहुत बच्चा सोच रहा होगा बिहार होगा बउआ, बिहार आंसर नहीं होगा, आंध्र प्रदेश, है ना। ताड़ी विरोधी आंदोलन हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ताड़ी पियोगे अंधे हो जाओगे, आंध्र प्रदेश। टिक याद कर लेना, ठीक है ना। चलो
81 82 आते हैं। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है भारत का संवैधानिक अध्यक्ष? आप लोग फटाफट बताइएगा। संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सी में है राज्यपाल, ऑप्शन नंबर डी में है उपराष्ट्रपति। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होते हैं भारत के संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं, है ना। चलिए अब हम लोग आते हैं 83 में। 83 में है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। यह कथन किसने कहा था? किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता का शासन है और यह जनता के द्वारा बनाया गया है? किसने कहा था? अरस्तु, अब्राहम लिंकन, रूसो, ऑप्शन नंबर में है डी में है ग्रीन। इसका आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन। चलिए आप लोग फटाफट सोचिएगा कि अब्राहम लिंकन जो थे वह अमेरिका के कैवे राष्ट्रपति थे। तब तक आप लोग सोचिए फटाफट, अमेरिका के अब्राहम लिंकन कैवे राष्ट्रपति थे? तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 16वां राष्ट्रपति थे। 16वां राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, जो कि श्वेत नहीं थे बल्कि अश्वेत थे, है ना। चलिए 84 प्रश्न में हम लोग आते हैं कि लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है? क्या है लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा? लोकतंत्र में आस्था, अशिक्षा, सामाजिक समानता, या फिर डी में है राजनीतिक जागृति। आप लोग फटाफट बताइए कि 84 का आंसर क्या हो जाएगा? 84 का आंसर हो जाएगा अशिक्षा, है ना। अशिक्षा हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी बाधा है ना। यदि लोग पढ़े लिखे रहेंगे तो अच्छा सरकार चुना जाएगा, अच्छा सरकार चुना जाएगा तो देश के हित के लिए काम किया जाएगा, है ना। तो यह क्या हो जाएगा? अशिक्षा। यदि अगर हम लोग शिक्षा को ला देंगे तो लोकतंत्र हमारा सफल हो जाएगा। यह जो अशिक्षा है हमारे देश में, यही तो हमारी सबसे बड़ी बाधा है ना। चलिए 84 हो गया। 85वां प्रश्न में चलते हैं। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था क्या है? अभी हम तुरंत बताए थे थोड़ी देर पहले कि बिहार में जो पंचायती राज व्यवस्था है वह किस स्तर का है? इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए, हम क्या बताएंगे? इसका आंसर हो जाएगा 3 स्तरीय, त्रिस्तरीय। अभी तुरंत बताए थे कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और क्या? जिला परिषद। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ठीक है। अब देखिए क्या गजब का क्वेश्चन है भाई। चिपको आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? कौन से ऐसे थे जो कि चिपको आंदोलन को स्टार्ट किए थे? मेधा पाटेकर, सुंदरलाल बहुगुणा, विनोबा भावे, कैलाश सत्यार्थी। चिपको आंदोलन, है ना। सुंदर आदमी, सुंदर आदमी, चिपको आंदोलन, सुंदर चिपको आंदोलन, है ना। चिपको आंदोलन किसने स्टार्ट किया? सुंदरलाल बहुगुणा ने। अच्छा एक क्वेश्चन है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने प्रारंभ किया? आप लोग सोचिए फटाफट तो कि किसने नर्मदा बचाओ आंदोलन को स्टार्ट किया था? जी हाँ, मेधा पाटेकर। यदि एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, क्या रहेगा? नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो हो जाएगा इसका आंसर मेधा पाटेकर। लेकिन यहाँ है चिपको आंदोलन, तो इसका आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। चलिए हम लोग आते हैं 87वां प्रश्न में। 87वां प्रश्न है आपके बीच में कि साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? किसका राजनीतिक दल है? साइकिल, है ना। साइकिल है चुनाव चिन्ह, है ना। चलिए ठीक है, साइकिल नहीं बनेगा, ऐसे मेरा बहुत ज़्यादा वीक है डायग्राम वोग्राम। चलिए साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। किसका हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाजवादी पार्टी, है ना। यूपी में चलता है अखिलेश यादव की सरकार, जो है समाजवादी पार्टी, है ना। चलिए 87 हम लोग देख लिया। 88वां प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? अभी हम बताए थे ना वीडियो में, पंचायती राज व्यवस्था से 3-4 प्रश्न है। पहला 73वां संविधान संशोधन, पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था किस स्तर का है? तो भाई त्रिस्तरीय है। पंचायती राज व्यवस्था में कितना लेवल में है? तो भाई ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। सबसे ऊपर जिला परिषद, बिचला पंचायत समिति, सबसे निचला ग्राम पंचायत। पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया? राजस्थान के बगदरी में, है ना। सारा चीज याद रख लीजिएगा, 1993 में। चलिए 89वां प्रश्न है आपके बीच में। संविधान का अनुच्छेद 40 ले लीजिए फटाफट। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? आप लोग फटाफट बताइएगा, अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? आर्टिकल 40। इसका आंसर क्या हो जाएगा? समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार, स्थानीय स्वशासन, शिक्षा का अधिकार। तो भाई वही है पंचायती राज व्यवस्था।
अनुच्छेद 40, इसका आंसर हो जाएगा स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन को ही कहा जाता है पंचायती राज व्यवस्था, है ना, स्थानीय स्वशासन यानी लोकल सरकार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 40 रहेगा, आर्टिकल, है ना, आर्टिकल 40 रहेगा तो लोकल सरकार यानी स्थानीय सरकार यानी पंचायत, ग्राम पंचायत वगैरह, ठीक है ना। अनुच्छेद नंबर 40 संविधान का अनुच्छेद नंबर 40 में कहा गया है स्थानीय स्वशासन के बारे में यानी पंचायती राज व्यवस्था के बारे में यानी ग्राम पंचायत के बारे में, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग 90 में है, भारत में मतदान होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, आपका कितना साल हो जाएगा कि जब आप वोट डालने चले जाइएगा, क्या हो जाएगा, 16 वर्ष, बी में 18 वर्ष, सी में है 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी में है 25 वर्ष। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बउआ 18 वर्ष। आप सभी जब 18 वर्ष के हो जाइएगा तो आप चल जाइएगा वोट देने के लिए, क्या देने के लिए चल जाइएगा, वोट देने के लिए। कब, जब हो जाएगा 18 साल तब। चलिए अब कहता है कि उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है। उपभोक्ता क्या होता है भाई, हम लोग क्या है, उपभोक्ता है क्योंकि हम लोग कोई चीज़ को यूज करते हैं। तो सरकार ने ऐसा कौन सा स्लोगन दिया था, कौन सा नारा दिया था हम लोगों के लिए। तो ऑप्शन ए में है जागो ग्राहक जागो, अपने अधिकार को पहचानो, धोखाधड़ी से बचो, सजग उपभोक्ता बनो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जागो ग्राहक जागो, है ना। तो बच्चों जागो, बच्चों जागो, एग्जाम तुम्हारा नजदीक है, वीडियो को पूरा देखो और देखने के बाद लाइक भी करो। चलिए आते हैं हम लोग 92वां प्रश्न। 92वां प्रश्न है आपके बीच में कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। कब मनाया जाता है उपभोक्ता अधिकार दिवस। ऑप्शन ए में है 17 मार्च, बी में है 15 मार्च, सी में है 19 अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी में है 22 अप्रैल। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 15 मार्च। 15 मार्च को हम लोग हर साल मनाते हैं उपभोक्ता अधिकार दिवस। ये मेरा अधिकार है, हम लोग भी उपभोक्ता हैं भाई, कोई ना कोई चीज़ यूज करते हैं। चलिए अब राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं भाई, आप लोग बताइएगा फटाफट। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं, 15 मार्च, 24 दिसंबर या फिर 5 जून या फिर 8 मार्च। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर। देखते हैं ना, समान वाला प्रश्न को हम एक जगह डाले हुए ताकि बच्चों एग्जाम में कन्फ्यूजन ना हो। कभी कभी क्या होता है 15 मार्च देखिए इसमें टिक कर दिए, उसमें टिक कर दिए। तो याद रख लेना आप लोग को, उपभोक्ता राष्ट्रीय रहेगा, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस रहेगा तो आपको टिक करना है 24 दिसंबर, ठीक है। यदि अगर इसी क्वेश्चन में इस प्रकार का प्रश्न दे दे कि उपभोक्ता अधिकार दिवस, दोनों में डिफरेंस समझिए। उपभोक्ता अधिकार दिवस रहेगा तो 15 मार्च, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस रहेगा तो 24 दिसंबर। दोनों टिक करके याद रख लेना, है ना, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 94वां प्रश्न है आपके बीच में कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। WTO, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जेनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन। तो WTO का मुख्यालय हो जाएगा जेनेवा, विश्व व्यापार संगठन। बिजनेस करना है तो जन लगा करके करना है, जन के द्वारा करवाना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं 95वां प्रश्न में। 95वां प्रश्न है कि कृषि उत्पादकों के मानकीकरण के लिए किस मानक प्रयोग किया जाता है। कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिस चीज को कृषि के लिए निर्धारण किया गया है। किस मार्क को आप देख करके, कौन सा ऐसा निशान है उस चीज को आप देखिएगा और कृषि से रिलेटेड चीज को आप खरीद सकते हैं। तो क्या ISI का मार्क लेना है, एग मार्क, या फिर BSE का, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एग मार्क। यानी आपको एग मार्क को देख करके कृषि से रिलेटेड जितना भी चीज खरीदिएगा तो एग मार्क को देख करके खरीदिएगा। हॉल मार्क देख के कौन चीज खरीदिएगा, सोना, है ना, सोना को खरीदना है हॉल मार्क देख करके। और कृषि से रिलेटेड जो भी चीज खरीदना है, जैसे खाने वाला हो गया चीज सब, डेयरी प्रोडक्ट वगैरह कुछ भी हो जाएगा खाने वाला चीज, तो हमको देखना एग मार्क। क्या देखना है, एग मार्क का साइन उसमें बना हुआ रहता है ग्रीन ग्रीन टाइप से या फिर रेड वगैरह टाइप से। तो एग मार्क आप लोग देखिएगा, ठीक है। चलिए अब है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। आपके क्षेत्र में बराबर भूकंप आता है तो आपको कैसा घर बनाना चाहिए, किस टाइप का। ऑप्शन ए में है अंडाकार, बी में है त्रिभुजाकार, सी में है चौकोर, ऑप्शन नंबर डी में है आयताकार। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आयताकार, आयताकार। अच्छा एक बात और, अंडाकार कैसे बना लेगा भाई, अंडा की तरह घर, चलो ठीक है बना लो।
96। 97वां प्रश्न है, बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए। चलिए क्या बात है, यदि अगर आ गया बाढ़ तो क्या कीजिएगा आप, ऊंचे भूमि वाले स्थान पर चल जाइएगा, या जहां है उसी स्थान पर जमल रहिएगा। बाढ़ है लेके चलो हमको डुबा दो, या फिर गांव से बाहर भाग जाइएगा, है ना, या फिर आप बाढ़ आएगा तो आप खेत में भाग जाइएगा। क्या हो जाएगा, यदि अगर बाढ़ आए बच्चों तो हमको क्या करना चाहिए, ऊंचे स्थान पर चले जाना चाहिए। जहां ऊंचा स्थान है वहां पर हम लोग को चले जाना चाहिए, है ना। चलिए अब 98वां प्रश्न है, 98 में हम लोग आ गए, है ना जी। 100 प्रश्न के बीच करीब आ चुके हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि यहाँ तक टिक चुके होंगे, एग्जाम में क्वेश्चन इससे रहने वाला है, ठीक है ना। चलो फटाफट चलते हैं हम लोग। सुनामी किस स्थान पर आता है, आप लोग फटाफट बताइए, सुनामी कहाँ आता है। तो सुनामी आता है बच्चों समुद्र में। 100 से सुनामी, 100 से समुद्र। सुनामी कहाँ आएगा बच्चों, तो समुद्र में आएगा, ठीक है ना। चलिए अब 99वां प्रश्न है कि सुनामी का मुख्य कारण क्या है। सुनामी क्यों आती है, समुद्र में भूकंप आना, स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप आना, द्वीप पर भूकंप आना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सुनामी आती है जब समुद्र में आता है भूकंप, तो आता है कौन चीज, सुनामी, है ना। सुनामी कहाँ आता है, समुद्र में। और सुनामी आता है तो क्या करना चाहिए हम लोगों को, समुद्र से थोड़ा दूर पे घर बनाना चाहिए ना, समुद्री इलाका में सुनामी आएगा, ठीक है। चलिए 99 हो गया, अब 100 में आते हैं। आग से, क्या बात है, 100वां प्रश्न है और यह आपका अंतिम प्रश्न है ना। अंतिम प्रश्न है कि आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या करना चाहिए, क्या प्राथमिक उपचार। पहली बार आप क्या उपचार कीजिएगा, यदि कोई व्यक्ति आग से जल जाए तब क्या कीजिएगा, उसमें ठंडा पानी डाल दीजिएगा, या फिर जो आग से जला हुआ है उसको और झटका देना है, गर्म पानी डाल देना है, या फिर आप उसको अस्पताल पहुंचाइएगा तुरंत, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्राथमिक उपचार पूछ रहा है, फर्स्ट एड। पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, उस पर ठंडा पानी डालेंगे ताकि बेचारे को जलन कम किया जा सके, है ना। ठंडा पानी को हम लोग को उस पर डालना चाहिए, है ना। तो बच्चों आप लोग फटाफट बताइएगा कि आप लोगों का इस 100 में कितना सही हुआ और 100 में कितना नंबर आया। सबसे पहले क्या करना है, अपना आंसर को लिख देना है और साथ ही साथ नेम भी नीचे लिख देना है कि कितना कितना आया, ताकि हमें पता तो चल सके कि भाई किसने वीडियो को पूरा देखा और किसका नंबर कितना आया, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग कुल मिला करके आज हम लोग 100 प्रश्न को देख लिए, है ना। अब है थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2024। तो है, ठीक है बच्चों, आप सभी को आने वाला जो बोर्ड एग्जाम है, आप लोगों का मैट्रिक का एग्जाम होने वाला है और सोशल साइंस का यह आप लोगों का 100 ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। और आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, एग्जाम हॉल में जाइए और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मेरा एक वीडियो आया हुआ है, हाल ही में हम 2-4 रोज पहले YouTube पर पोस्ट किए थे कि एग्जाम जाने से पहले 10 गलतियां ना करें। तो ऐसी कौन सी 10 गलती है जो कि आपको नहीं करना है। यदि उस वीडियो को देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए कि कौन सी ऐसी 10 गलती है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।